तो सर्किट वाला स्टडी करने के बाद हम करने से पहले, बाद में करने से पहले हम चाहते हैं तुम लोग थोड़ा सा एक बार जान लो ओमिक और नॉन ओमिक के बारे में। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ये तुम लोगों को पहले से इसका आइडिया होगा भी, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। जैसा कि हमने सीखा है कि वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, और भी सारे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे तो। अब जो भी कंडक्टर्स इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये था ओम्स लॉ ना, ये था ओम्स लॉ, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स विच ओबेज ओम्स लॉ या फॉलो आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि ये जो अपना ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, ये हर जगह वैलिड नहीं होता है, तो ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ही आपका वैलिड होता है। तो उसमें जो कंडक्टर्स इस लॉ को ओबे करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, जो मेटालिक कंडक्टर्स आपके होते हैं, एग्जाम्पल मेटालिक कंडक्टर्स, दे आर ओमिक कंडक्टर, ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन आपको एक कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि ये जो आपके मेटालिक कंडक्टर्स हैं ये ओम्स लॉ को तभी फॉलो करते हैं जब करेंट इज नॉट वेरी हाई। करेंट इज नॉट वेरी हाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटालिक कंडक्टर्स आपके अभी ओमिक कंडक्टर हैं, अगर उनसे बहुत ज़्यादा करंट आप फ्लो करा दो या बहुत देर तक आप अगर उनमें करंट फ्लो करा दे रहे हो तो फिर वो नॉन ओमिक हो जाते हैं। क्यों? ये आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया इसका समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा देर तक करंट फ्लो कराने में या बहुत हाई करंट फ्लो कराने में क्या होता है, आपका जो भी कंडक्टर था उसमें हीट होता है प्रोड्यूस, तो अगर उसमें हीट होगा प्रोड्यूस तो उसका टेम्परेचर करेगा राइज, और टेम्परेचर अगर राइज कर रहा है तो उसका फिर जो आर है वो सेम नहीं रहेगा, वो आर वैरी कर जाएगा, तो फिर आपका ओम्स लॉ आपका फॉलो नहीं कर पाएगा या ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि मेटालिक कंडक्टर्स ओबेज ओम्स लॉ, मतलब दे आर ओमिक वेन, जब आपका करंट बहुत ज्यादा हाई ना हो या आप बहुत लॉन्ग टाइम तक करंट को फ्लो ना कराओ। अब ये जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, हम लोग कैसे करेंगे चेक कि कौन सा ओमिक है और कौन सा नॉन ओमिक है, तो आप उनके भी वर्सेज आई ग्राफ को देख के ओमिक या फिर नॉन ओमिक चेक कर सकते हो। तो जो भी आपके कंडक्टर ओमिक होते हैं या जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनका भी वर्सेज आई ग्राफ होता है लीनियर, उनका भी वर्सेज आई ग्राफ होता है लीनियर। देखो ऐसा कुछ ऐसा होगा, ये भी वर्सेज आई ग्राफ उनका होगा लीनियर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और वो तुमको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि v बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि v इक्वल टू आई इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट, और वो जो मेरा कॉन्स्टेंट आता है वो आता है r। तो देखो यहाँ से v इक्वल टू आई आर, तो आपका वेरिएबल है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और आपका वेरिएबल है करेंट। तो आप एक को मान लो y और एक को मान लो आप x, इसको आप अगर मानते हो y और आप इसको मानते हो x, तो यहाँ पे मेरा जो ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है y इक्वल टू एम इंटू एक्स के फॉर्म में। तो ग्राफ आपका होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो दे आर ओमिक कंडक्टर्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये ग्राफ फॉर अ मेटालिक कंडक्टर वैलिड हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा करंट के लिए नहीं, या बहुत ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करे तब नहीं। और नेक्स्ट आपके होते हैं नॉन ओमिक। तो नॉन ओमिक वो होते हैं जो कि ओम्स लॉ को कभी फॉलो नहीं करते हैं, जैसा कि आपको आगे चैप्टर्स में पढ़ना है आपके डायोड के बारे में, डायोड, ट्रांजिस्टर, दे आर नॉन ओमिक, वो ओम्स लॉ को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका ग्राफ जो आता है वो आपका लीनियर नहीं आता है। तो जो आपका डायोड है उसका जो भी वर्सेज आई ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये कुछ ऐसा आता है, ये तुमको आगे स्टडी करना है। बस अभी तुम लोग इसको ध्यान रखना कि ये तुम्हारा जो डायोड जो होता है, डायोड या आपका ट्रांजिस्टर, ये आपके सेमी कंडक्टर होते हैं डिवाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल के हम लोग के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब डिवाइस हैं। आपको क्लास 12 के सिलेबस में आगे चल के थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिक आइडिया आपको सीखना है इसके बारे में, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये लोग होते हैं नॉन ओमिक, दे आर नॉन ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये अपना हो गया बेसिक आइडिया अबाउट ओमिक एंड नॉन ओमिक। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग और करते हैं चर्चा। मान लो कि हमको अगर भी वर्सेज आई ग्राफ दिया हुआ है, हमको अगर भी वर्सेज आई
ग्राफ दिया है फॉर, मान लो अभी हम लोग करेंगे बात ओमिक वाला जो होगा कंडक्टर, हम लोग सिर्फ उसी का बात करेंगे। तो V वर्सेज I ग्राफ, तो चलो हम लोग लिखते हैं कि V इक्वल टू आई इंटू आर। हम लिखते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर। हम चाहते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करना V वर्सेज I। तो हमने अभी जस्ट क्या देखा कि आपका ग्राफ आने वाला है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे ये आपका ग्राफ दो टाइप का हो सकता है। एक में आपका जो वोल्टेज है वो हो सकता है ऑन वाई एक्सिस, मैंने यहाँ पे लिया है वोल्टेज ऑन वाई एक्सिस, और यहाँ पे करंट मैंने लिया है ऑन एक्सिस। इस केस में जहाँ पे V था वहाँ मैंने लिख दिया है वाई, जहाँ पे ये करंट था वहाँ पे मैंने लिख दिया है आई, जो था वहाँ मैंने लिख दिया है एक्स, और इंटू जो ये कांस्टेंट आर था वो मैंने लिख दिया स्लोप एम। देखो तो ये आपका आया है वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, कुछ आपका ग्राफ ऐसे आने वाला है। अब यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस, कि मतलब कि अगर v है y एक्सिस पे और करंट है x एक्सिस पे, तो इसका स्लोप देगा रेसिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जहाँ पे हम लोग वोल्टेज को लेंगे x एक्सिस पे और करंट को लेंगे y एक्सिस पे, तब देखते हैं क्या चेंजेज आ रहा है। तो मैंने इस बार करंट को ले लूंगा y एक्सिस पे और वोल्टेज को मैंने ले लिया x एक्सिस पे। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, देखो I इक्वल टू 1/r इंटू वी, आई इक्वल टू 1/r इंटू वी, और इस बार मेरा करेंट था वाई एक्सिस पे, तो मैंने इसको लिख दिया वाई। ये जो 1/r था ये फिर से आपका कांस्टेंट, तो उसको मैंने लिख दिया एम, और जो वोल्टेज था उसको मैंने लिख दिया है एक्स। तो देखो फिर से आपका ग्राफ कैसा आएगा, फिर से ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ग्राफ का मेरा शेप चेंज नहीं करने वाला है, लेकिन इस बार जो स्लोप होगा वो आपका रेसिस्टेंस नहीं होगा, वो हो जाएगा 1/रेसिस्टेंस। वो स्लोप आपका हो जाएगा 1/रेसिस्टेंस, या जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, जिसको हम लिखते हैं जी से। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ ग्राफ जब आपका वोल्टेज हो वाई एक्सिस पे, तो उसका स्लोप देगा रेसिस्टेंस, ज्यादा स्लोप तो ज्यादा रेसिस्टेंस। लेकिन जब आपका करेंट हो वाई एक्सिस पे, उस केस में स्लोप देगा 1/रेसिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस। तो अगर इस ग्राफ का, इस सेकेंड वाले ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा, या वाइस वर्सा। देखो हम लोग कुछ लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि मैंने बोला आपसे कि मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और मैंने उसका टेम्परेचर के लिए दो टेम्परेचर T1 और T2 के लिए मैंने उसका ग्राफ बनाया V वर्सेज I। तो एक बार मेरे को ग्राफ मिला है ऐसा, और एक बार मेरे को ग्राफ मिला है ऐसा। ये मैंने ग्राफ बनाया है टेम्परेचर T1 पे, और ये मैंने ग्राफ बनाया है टेम्परेचर T2 पे। क्लास 10 में सबने ऐसा क्वेश्चन किया भी होगा। तो आपको ये बताना है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 या T2। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना होगा विद द रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज है वाई एक्सिस पे, तो इसका जो स्लोप देगा, स्लोप विल गिव रेसिस्टेंस, स्लोप विल गिव रेसिस्टेंस। और आप अगर इसको मानते हो ग्राफ 1 और इसको आप मानते हो ग्राफ 2, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि स्लोप ऑफ ग्राफ 2 इज मोर देन स्लोप ऑफ ग्राफ 1। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस ग्राफ 2 का ज्यादा आने वाला है रेसिस्टेंस फॉर ग्राफ 1। और हमको पता है कि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसका रेसिस्टेंस करता है इंक्रीज, मतलब कि जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एयर T2 इज मोर देन T1। तो ये अपना हो गया कंक्लूजन। अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो वोल्टेज था मैं उसको ले लूंगा एक्स एक्सिस पे। मैंने यहाँ लिया है करंट, यहाँ लिया है वोल्टेज। ये जो करंट है आपका वो मिली एम्पियर, एम्पियर किसी भी यूनिट में हो सकता है। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ मेंशन मिली एम्पियर में, और इसको मैं लिखता हूँ वोल्ट में, ये आप लोग वहाँ पे मेंशन कर देना। और फिर से मैंने ग्राफ लिया है, देखो इस बार मैंने इसको नाम दिया है ग्राफ 1 और इसको नाम दिया है ग्राफ 2। फिर से मेरा क्वेश्चन वही है कि कौन सा टेम्परेचर इस बार होगा ज़्यादा। तो फिर से आप जाओ करने कंपेयर किसको, रेसिस्टेंस से। तो हमको दिख रहा है कि स्लोप ऑफ ग्राफ 2 इज मोर देन स्लोप ऑफ ग्राफ 1। इसका मतलब, और लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मेरा करेंट है वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका आर कम होगा। इसका मतलब ये होगा कि R1 इज मोर देन R2। और फिर से अपना ये मेटालिक कंडक्टर था, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा। इसका मतलब ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि T1 इज मोर देन T2। तो ये होगा यहाँ पे, आप लोग ऐसे इसको कंक्लूड कर सकते हो।
चलो तो अब हम लोग जा रहे हैं सिंपल डीसी सर्किट के बारे में स्टार्ट करने। हमने कहा था कि इस चैप्टर में हम लोग मेनली बात करेंगे डीसी करंट का, एसी अपने को पढ़ना है आगे। तो डीसी सर्किट का स्टडी करने के लिए जो हम लोग को सिंपल जो बेसिक एलिमेंट चाहिए, उसमें जो सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। एक डीसी सेल हम लोग लेंगे। अब डीसी सेल के बारे में सबको आइडिया होगा कि वो कैसे काम करता है। तो किसी भी डीसी सेल में दो होते हैं मेटालिक प्लेट्स, आप एक को बोलते हो कैथोड और एक को आप बोलते हो एनोड। उसके अंदर कुछ आपका होता है मटेरियल, आप जिसको बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट्स, जहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। उस केमिकल रिएक्शन के चलते वो सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। वो सेल आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के चलते मेरे को बाहर जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। या आप सिंपल से ये बोल सकते हैं हम लोग कि वो जो डीसी सेल था वो मेरे को हेल्प करता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखने में। अब आप अपने घर पे एक सिंपल डीसी सेल बना भी सकते हो नॉर्मल एक नींबू से। आपका एक, अगर आपके घर में एक लेमन है तो आप उससे भी एक नॉर्मल सिंपल डीसी सेल आप उसको बना सकते हो। देखो आपको यहाँ पे मैं वो करता हूँ कैसे बनाना है। देखो ये वाला, ये जो डायग्राम है, आप चाहो तो अपने घर में इसको ट्राई कर सकते हो कि आपको एक नींबू लेना है, उसमें आपको दो लेना है पिन। एक आप लेना ऐसा कॉपर वायर, और आप सेकेंड वाला आप ले लेना जिंक का, या यहाँ पे बोला है पेपर क्लिप। आप जिंक वायर ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों को आपको उस लेमन में इंसर्ट करना है बस। अब उस आपने उन दोनों वायर को जैसे ही लेमन में इंसर्ट कर दिया, ये आपका एक सेल की तरह काम करेगा वो, क्योंकि उस लेमन के अंदर आपका एसिड होता है, और वो एसिड जो होता है वो करता है वर्क एज अ आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वहां से भी आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिल सकता है। तो ये तो सिंपल आपका होता है घर के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल सेल यूज करते हैं उसमें आपका एसिड और सेल आपके काफी टाइप्स के होते हैं। मेरे को कैसा यूज करना है सबने कम से कम इतना तो सुना ही होगा, लेड एसिड बैटरी जो कार उर में होता है, या फिर जो हमारे फोन्स में होते हैं लिथियम आयन बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी। वो सब आपके बैटरी ही तो हैं, और वो सब आपके डीसी बैटरी ही होते हैं। तो उनका वर्किंग फंक्शन वही होता है कि उसमें दो होता है आपका वो टर्मिनल, उसमें कुछ अंदर होता है मटेरियल आप जिसको बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट्स में केमिकल रिएक्शन होता है, फिर वो आपको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट कर पाते हैं। तो बैटरी के बारे में अभी हम लोग को नहीं करना है चर्चा। बस हम लोग ये जानेंगे कि मेरे को डीसी सर्किट में एक सेल चाहिए, और उस सेल का काम है। अच्छा देखो, मैं कभी इस चैप्टर में सेल बोलूंगा और मैं कभी बोलूंगा बैटरी, तो एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो सेल और आपका जो बैटरी होता है ना, वो होता है नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आप अगर सेल्स को सीरीज में जोड़ते हो या पैरेलल में जोड़ते हो तो उनके कॉम्बिनेशन से आपका बनता है बैटरी। एक सेल में आपका होता है सिर्फ दो टर्मिनल, एक आपको कैथोड और एक आपका एनोड, और ऐसे सेल्स को आप जब जोड़ते हो कंबाइन करते हो तो बनता है बैटरी। तो जहां मेरे को लार्ज करंट चाहिए होता है वहां पे हम लोग बैटरी यूज करते हैं। और कहीं कहीं पे तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी यूज करते हैं। देखो, अगर सिंपल बैटरी है तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, और कहीं कहीं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी यूज करते हैं। शायद तुम लोग को ऐसा पता हो पहले से कि जो तुम्हारे घर में पावर बैंक आता है ना, उसमें भी तुम्हारा एक से ज्यादा बैटरीज का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, बैटरी का भी कॉम्बिनेशन होता है। तुमने इससे पहले जो सीखा है तो तुमने सीखा होगा रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और या फिर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, लेकिन तुम्हारा बैटरी का भी कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ तक कि जो आपके घर में लैपटॉप का होता है ना बैटरी, उसमें 6 बैटरी होते हैं। आप कभी अगर उसको खोलोगे तो वहाँ पे आप देखना कि आपके लैपटॉप में 6 होते हैं बैटरीज। तो हम लोग कहीं पे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी यूज करते हैं। आपका जो पावर बैंक आता है उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी ही यूज किया जाता है। उसका फंक्शन क्या होता है वो आपको बहुत अलग से एक डीपली प्रैक्टिकल नॉलेज है। कभी अगर फुर्सत मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे उस पर, लेकिन फिलहाल इस पर अभी अपने को चर्चा नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि अपना सेल का फंक्शन क्या होगा, तो वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखता है। देखो मैंने यहाँ पे सिंपल एक सेल का वो लिया है, स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें दो आपके प्लेट्स हैं पॉजिटिव निगेटिव, जिनको आप बोलते हो इलेक्ट्रोड्स, उसके अंदर कुछ लिक्विड है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सेल का काम क्या है बस आप वो जान लो। अभी आपने को इस फिजिक्स में उससे काम हो जाएगा, मेरे को उससे ज़्यादा उसके बारे में जो उसका मेकानिज्म है उस पर मेरे को चर्चा नहीं करना है। ओके, अब देखिए, तो जब भी हम लोग सेल का बात करते हैं तो वहाँ पे जो सबसे पहला
टर्म आता है वो आता है ईएमएफ ऑफ सेल। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो इसके नाम जैसे है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो तुम लोग नाम पे मत जाना, ये फोर्स नहीं होता है, ये जस्ट एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये आपका फोर्स नहीं होता है, जस्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हम उसका साइंटिस्टों ने नाम दिया है ईएमएफ, क्योंकि वो आपका एक फोर्स लगा के वो चार्ज को ड्राइव करता है, तो इसलिए उसका नाम ईएमएफ दिया हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव। लेकिन वो होता आपका वोल्टेज है, वो फोर्स नहीं होता है, नाम पे नहीं जाने का। ओके, और इसको हम लोग करते हैं डिनोट ई से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम करते हैं डिनोट ई से। ई हर सेल का अपना अपना खासियत होता है। अब देखो नेक्स्ट जो अपने को चीज जाना है कि सेल का सिंबल, सर्किट में हम लोग कैसे सेल को करते हैं डिनोट। तो सेल का जो सिंबल होता है ना, देखो वो हम लोग शो करते हैं ऐसे ऐसे। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। ये आपका शो करता है पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, और ये आपका शो करता है निगेटिव टर्मिनल कैथोड, और इसका जो भी वैल्यू होता है ईएमएफ का हम लोग इसके साथ में लिखते हैं ई। ओके, चलिए ये आपका हो गया सिंबल ऑफ सेल। और ये होता है आपका सिंबल ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो मैंने ऐसे लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये आपका होता है सिंबल ऑफ बैटरी। मैंने एक से ज्यादा सेल जोड़ दिया है, तो ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका हो गया बैटरी। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऐसा दिखता है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखता है, वो सेल और बैटरी का सिंबल होता है, उसमें और कोई खास अंतर नहीं है। ओके, अब जरा हम लोग करते हैं चर्चा की ये जो ईएमएफ है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो कि होता ये है कि जब भी हम लोग किसी सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग उसमें चार्ज फ्लो कराते हैं, और चार्ज फ्लो कराने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है, कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन करता है बैटरी। वो वर्क डन करता है बैटरी, इसीलिए कुछ समय बाद आपका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाता है, आपको फिर से उसको चार्ज करना पड़ता है। तो बैटरी करता है वर्क डन, ठीक है, उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए बैटरी करेगा वर्क डन। तो ये जो आपका टर्म है ईएमएफ, इसको हम करते हैं डिफाइन। देखो यहाँ पे मैं इसका आपको शो करता हूँ कि क्या होता है इसका डेफिनेशन। तो ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, येट इट इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं होता है जो मैंने आपको बोला। इट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय अ बैटरी इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब ये होता क्या है, ये जो आपका ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो क्या है, होता है सिंपल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये होता है वर्क डन, सिंपल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये आपका होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसको बोलते हैं कि मेरा जो बैटरी है उसने चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को पूरा साइक्लिक, एक पूरा साइकिल कंप्लीट साइकिल में घुमाने में कितना वर्क डन किया है, उसको हम बोलते हैं उसका ईएमएफ। और यहाँ पे ये जो ईएमएफ फाइंड करने का क्या होता है तरीका, वर्क डन जो बैटरी किया हुआ, और बाई टोटल चार्ज जो वो घुमाया है। देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, वहाँ पे क्यू नॉट जो जिस चार्ज को उसने घुमाया है, और डब्ल्यू था वर्क डन, इसका यूनिट होता है वोल्ट। ओके, और सुनो, ये हमने सीखा कि क्या होता है ईएमएफ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, और सुनो, अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक मेरे पास सेल है। अब हो सकता है कि मेरा सेल बस ऐसे ऐसे आपका सेल ऐसे बस रखा हुआ है, इसमें हमने, या सेल को हमने किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये हो कि हमने बल्ब पंखा कुछ हमने सेल से कनेक्ट नहीं किया है। तो उस केस में जब हमने इसको बल्ब या पंखा किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं किया है, तो मान लीजिए कि ए पॉइंट ए और बी है इस सेल का टर्मिनल, इस ए और बी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल्स ऑफ द सेल। और जब ये बैटरी कोई भी करंट सप्लाई नहीं करता है, जब ये बैटरी कोई भी करंट सप्लाई नहीं करता है, उस केस में इसके टर्मिनल का जो वोल्टेज होता है, इसके टर्मिनल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज होता है, वो उसके ईएमएफ के बराबर होता है। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर जब बैटरी कोई भी करंट फ्लो नहीं कराता है, जब बैटरी कोई करंट फ्लो नहीं कराता, तो हम बोलते हैं उसको कि वो ओपन सर्किट कंडीशन में है, वहां से कोई करंट, बैटरी कोई भी करंट सप्लाई नहीं कर रहा होगा। तो उस केस में जो बैटरी के टर्मिनल का जो वोल्टेज होता है, उसके ए और बी के टर्मिनल के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है, वो सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। मैं बोल रहा हूँ कब, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो। जब करंट फ्लो करता है तो वो आपका टर्मिनल वोल्टेज चेंज करता है, वो क्यों चेंज करता है मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये जान लो कि वो चेंज करता है। लेकिन जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, तब उस बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज उसके ईएमएफ के बराबर होता है। ओके, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे दो बातें आती है जब भी हम लोग सेल का बात करते हैं। तो सेल आता है आपका एक आइडियल सेल, और एक आपका आता है रियल सेल।
देखो तो मेरे जो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज है, तो कोई भी चीज आपका बिना रेसिस्टेंस का पॉसिबल नहीं है। हर चीज का कुछ ना कुछ उसका रेसिस्टेंस होता ही है। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन उसका रेसिस्टेंस होता है। तो आइडियल सेल वैसा सेल होता है जिसका रेसिस्टेंस जीरो होता है। और सेल का रेसिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे एक नया टर्म आया है, सेल का रेसिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। और वो क्यों आता है कि जो उस सेल के अंदर जो आपका मटेरियल था, आप जिसको बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो जो मटेरियल है ना, वो करेंट फ्लो को अपोज करता है। वो जो आपका मटेरियल है वो करेंट फ्लो को अपोज करता है। और उस मटेरियल का जो होता है अपोजिशन, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। और इन प्रैक्टिकल लाइफ हर सेल का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन उसका पक्का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। मतलब ये जो आपका आइडियल सेल वाला टर्म है, ये बस एक जस्ट ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। लेकिन इन प्रैक्टिकल देखो यहाँ पे हमने लिखा है सेकेंड टर्म में रियल सेल। इन प्रैक्टिकल जो भी आपको सेल मिलता है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। और आइडियल सेल को हम लोग लिखते हैं देखो ऐसा, सिंबल ऑफ आइडियल सेल। ये हमने उसका प्लेट शो किया है, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और साथ में इसका हम शो करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। ये देखिए, ये हमने शो किया है आपका रियल सेल। इसका क्या हो, कुछ उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, और उसको आप इस सेल के प्लेट्स के साथ सीरीज में उनको जोड़ते हो आप। और ये जो आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी है ना, ये जो आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये आपका हो गया टर्मिनल ऑफ द सेल। आप अगर किसी बैटरी को देखते हो तो आपको सिर्फ आपको उसका दिखता है टर्मिनल, आपको उसका दिखता है टर्मिनल ए और बी। मतलब कि हमको जो एक्सेस मिलता है वो उस बैटरी के टर्मिनल पे ही मिलता है। और ये जो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस है वो हमको दिखता नहीं है, वो बैटरी के अंदर ही है। तो आपको जब भी कोई एक्सेस मिलने वाला है, या आप किसी चीज को आप अगर बैटरी से करते हो कनेक्ट, तो आप उसके बैटरी के टर्मिनल ए और बी से ही आप उसको कनेक्ट करते हो। समझ में आया ना? तो हाँ बिल्कुल, ये तुम लोग याद रखना कि किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है रियल सेल का। अगर आप आइडियल सेल है तो उसका नहीं भी रहता है, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको आइडियल सेल भी दिया रहता है, तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपका रियल सेल है तो उसका सिंबल फिर ये हो जाएगा। और हमने ये भी सीखा कि जब सेल से कोई करंट नहीं निकलता है, जब सेल से कोई करंट नहीं निकलता है, तब उसके टर्मिनल का ए और बी के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। जैसे ही करंट निकलना शुरू हो जाएगा, उसका जो फिर टर्मिनल का वोल्टेज आपका सेम नहीं रहता है, वो कैसे चेंज करता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इसको ध्यान रखना। चलो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा करने चर्चा कि ये जो आपका सेल का आपका ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर पे करता है डिपेंड। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन नंबर वन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि आपने कौन से मेटल का यूज किया है, प्लेट्स, उस पर करता है डिपेंड। और आपका जो मटेरियल आपने यूज किया है वो कैसा है। देखो आपने केमिस्ट्री में सीखा भी होगा, वीक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग। तो वो आपको कैसा आपने मटेरियल उसमें यूज किया है उसके उसका करता है डिपेंड ईएमएफ। और ये जो आपका सेल का ईएमएफ है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपका आता है एरिया ऑफ प्लेट। आपने जो प्लेट यूज किया था मेटल प्लेट्स, आप जिससे आपने जिससे कैथोड और बनाया था एनोड, उसका एरिया कितना है उस पर नहीं करता है डिपेंड। उसके बीच का सेपरेशन कितना है उस पर नहीं करता है डिपेंड। उसके बाद आपने कितना क्वांटिटी में लिया है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, उस पर नहीं करता है डिपेंड। और प्लस साइज ऑफ सेल, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट आपका टर्म है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये आपका करता है डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द आपका इलेक्ट्रोड्स। जितना ज्यादा होता है सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, उतना ज्यादा होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। नंबर दो, एरिया ऑफ आपका जो प्लेट आपने जो यूज किया है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया जितना ज्यादा होता है रेसिस्टेंस उतना कम होता है। ओके, नंबर तीन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। नंबर फोर, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा। तो ये हमने सीखा कि उसका जो सेल का इंटरनल आर था वो कैसे करता है डिपेंड।
और यहाँ हमने सीखा कि जो उसका ईएमएफ होता है वो कैसे करता है डिपेंड, या कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब तुम लोग एक बात यहाँ पे अपने मन में ऐसा लिख लेना कि सेल का जो होता है ईएमएफ, सेल का जो होता है ईएमएफ वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। सेल का ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमने अभी तुमको ये भी सिखाया कि वो करता है डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कैल्फलाइट एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ से आप ये भी ऐसा जान सकते हो कि ये जो ईएमएफ है वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ भी हो उससे ईएमएफ पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिया है सिंपलेस्ट डीसी सर्किट। तो जो आपका सिंपलेस्ट डीसी सर्किट आता है उसमें एक सेल आएगा, और सेल हम मान के चल रहे हैं कि आपका रियल सेल है, तो उसका आएगा इंटरनल रेसिस्टेंस, तो मैंने ऐसे लिख दा। उसके बाद आपको अगर कोई भी सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, तो आपको चाहिए कनेक्टिंग वायर्स, आपको चाहिए होता है कनेक्टिंग वायर्स। ओके, और हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो कनेक्टिंग वायर्स है उनका कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो उनका हम लोग मान के चलेंगे जीरो रेसिस्टेंस। कनेक्टिंग वायर्स है जीरो रेसिस्टेंस। तो ये मेरे पास सेल था, ये सेल का टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है जहाँ पे हमको एक्सेस मिला है, और सेल का ईएमएफ मैंने माना है ई है। और यहाँ से मैंने एक यहाँ से ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस किया है कनेक्ट, आप जिसको लोड रेसिस्टेंस भी बोलते हो, लोड भी आप जिसको बोलते हो। तो ये जो कैपिटल आर है ये आपका है लोड रेसिस्टेंस, या इसको आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये मैंने लिया है सिंपलेस्ट डीसी सर्किट। हो सकता है कि आपके सर्किट में एक से ज़्यादा लोड हो, या हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेल्स भी हों, तो हम लोग आगे सीखेंगे सबके बारे में। तो ये हमने लिया है सिंपलेस्ट डीसी सर्किट। तो पहले करते हैं चर्चा इसके बारे में। अब देखो ध्यान से कुछ बातें तुम लोग ये देखो कि जब मेरे सर्किट में एक ही सेल है, जब मेरे क्या है सर्किट में एक ही सेल है, मतलब कि जो करंट सप्लाई कर रहा होगा यही सेल करंट सप्लाई कर रहा होगा, यही सेल मेरा करंट सप्लाई कर रहा होगा। एंड जब कोई भी सेल आपका करंट सप्लाई करता है, व्हेन अ सेल इज सप्लाइंग करंट, जब भी कोई सेल आपका करंट सप्लाई करता है, तो सेल के अंदर इनसाइड द सेल direction of current inside the cell, direction of current is from negative terminal to positive terminal। तो इसका ये था नेगेटिव टर्मिनल और ये था पॉजिटिव, तो इसमें जो करंट आपका होगा वो होगा इस तरह। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई सेल आपका करंट सप्लाई करता है या जब डिस्चार्ज होता है, करंट सप्लाई का मतलब कि जब वो डिस्चार्ज होता है तो उसमें करंट का जो होता है डायरेक्शन वो होता है इनसाइड द सेल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल में जो करंट आपका होगा, देखो वो कुछ ऐसा होगा उसका डायरेक्शन। इनसाइड द सेल करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इन लोड जो आपका करंट होगा वो होगा फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी। और हमने सीखा भी था कि आपका जो कंडक्टर होता है उसमें होता है करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखो ये जो आपका एंड ए है वो है एट हायर पोटेंशियल, और ये जो आपका एंड बी होगा वो होगा एट लोअर पोटेंशियल, क्योंकि जो मेरा एंड ए है उसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि इनसाइड द बैटरी करंट इज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, या फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट इन द आउटसाइड द बैटरी, या फिर ऐसा बोलना कि इन द कंडक्टर या इन द लोड करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, अब तुम एक बात हम यहाँ पे देखो, मैं जा रहा हूँ बोलने कि इसमें जो करंट हमने माना है कि ये जो मेरा सर्किट है इसमें करंट हमने माना है आई, आई इज द करंट इन द सर्किट, आई इज द करंट इन द सर्किट। मतलब ये जो सेल था उसने आई करंट सप्लाई किया। अब जो भी सेल वो करंट सप्लाई करेगा तो उस करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तो सारा का सारा करंट मेरा इस लोड रेसिस्टेंस में आएगा, फिर यहाँ से होते हुए वो वापस बैटरी में इस पाथ से एंटर करेगा। तो ध्यान देना कि अगर आपका सेल आइडियल है तो जितना करंट वहां से निकल रहा होगा उतना ही करंट उसमें एंटर करना चाहिए, तो तब आपका सर्किट हमने सही सही से ड्रॉ किया है। ओके, अब देखो कुछ और बातें, मैंने ये माना है टर्मिनल ए। अब ध्यान से देखो तो इस टर्मिनल ए से यहां तक ये जो आपका है टर्मिनल ऑफ लोड, इसको मैंने ज्वाइन किया है एक कनेक्टिंग वायर से, और मैंने कहा कि कनेक्टिंग वायर का कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल इस पॉइंट ए पे होगा, जितना आपका पोटेंशियल इस पॉइंट ए पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा। मतलब कि आप इसको भी पॉइंट ए बोल सकते हो।
मतलब इस पॉइंट के बीच में, ये जो पॉइंट था इसके बीच में और ये जो पॉइंट यहाँ पे है इसके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इनका पोटेंशियल सेम है, क्योंकि हमने इनको एक ऐसे कनेक्टिंग वायर से जोड़ा है जिसका रेसिस्टेंस जीरो था। अब सबके मन में एक ऐसा सवाल उठना चाहिए कि फ्रॉम ओम्स लॉ हमने सीखा है कि करंट तभी फ्लो करता है जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो। आपने तो हमको यही बताया था कि करंट तभी फ्लो करता है जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वायर के इस एंड के बीच में और इस एंड के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, तो ये कैसे हो गया? तो सुनो देखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो इसलिए हुआ है क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जीरो है। जैसे हमने हमने सीखा है ना कि V इक्वल टू आई इंटू आर, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका V था वो जीरो इसलिए हुआ है क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जीरो है। इसलिए जीरो नहीं हुआ है क्योंकि इसका करंट जीरो है, इसमें करंट तो है लेकिन इसका रेसिस्टेंस था जीरो, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो ये तुम्हारा बेसिक सवाल, बेसिक डाउट्स तुम्हारे मन में आने चाहिए थे। अगर आए होंगे तो अच्छे हैं, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। तुमको ध्यान रखना कि यहाँ पे बिना पोटेंशियल डिफरेंस का भी करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि उसका रेसिस्टेंस जीरो था। ओके, अच्छी बात है। अब चलो हम लोग फाइंड करते हैं कि ये करंट कितना आने वाला है, इस सर्किट में कितना करंट होगा। और तुम लोग इसको ऐसे भी याद रखना, या जो आगे हम लोग सर्किट लेंगे तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जब तक किसी दो पॉइंट के बीच में, जब तक किसी दो पॉइंट के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट ना आ जाए तब तक उसका पोटेंशियल चेंज नहीं करता। मतलब जब तक कि आपका कनेक्टिंग वायर है तो हम लोग मान के चलते हैं कि उसका पोटेंशियल सेम ही रहेगा क्योंकि कनेक्टिंग वायर का हम लोग आर मान के चलते हैं जीरो। ओके, अब चलो, अब हम लोग फाइंड करते हैं कि इस ये जो अपना बैटरी था उसने कितना करंट सप्लाई किया होगा, इस बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया होगा, तुमको फाइंड करना है ई, सॉरी करंट आई। तो फ्रॉम ओम्स लॉ आई क्या होगा देखो, तो सेल का ईएमएफ जो था ई डिवाइडेड बाय इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस, तो आपका हो जाएगा लोड रेसिस्टेंस एंड प्लस जो आपका था स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये हो जाएगा इस सर्किट में करंट आई बराबर ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पे देखो तो ये कैपिटल आर क्या है, लोड रेसिस्टेंस। अब मान लो कि मेरे अगर सर्किट में एक से ज्यादा लोड होगा, एक से ज्यादा लोड होगा तो सेल से कितना करंट निकला है, सेल से करंट कितना निकला है वो फाइंड करने के लिए पहले हम उन सबके बदले एक रेसिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जो कि हम लोग फाइंड करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। और फिर जहां पे ये कैपिटल आर था उन सबके बदले हम वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब उन, अगर मेरे सर्किट में 50 रेसिस्टेंस थे तो उन 50 के बदले हम एक लिख लेंगे, कैसे, सीरीज और जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है वो करके। और फिर सेल से कितना करंट निकला हम उसको, ये जो मेथड है हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे। सिंपल सी कहानी है। ओके, इसमें कोई कष्ट नहीं होता है। चलो, तो ये हुआ कि सेल से इतना करंट निकला ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और देखो यहाँ पे कुछ बातें, और देखो कुछ बातें, देखो तो मैंने इसको माना है पॉइंट ए। देखो ये आपका एंड था ए और ये हमने माना था बी, तो इसको भी आप बोल सकते हो ए और आप इसको भी बोल सकते हो बी, क्योंकि वहां भी कोई बीच में नहीं आया। इसका मतलब ये होगा कि मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस, तो क्या होता है कि उसमें करंट इनटू उसका रेसिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। यही हमने सीखा है ना कि किसी भी रेसिस्टेंस या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा उसमें करंट इनटू उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू। वेरी गुड, तो ये होगा आई इंटू आर। और देखो तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जो मेरा एक्सटर्नल या फिर लोड रेसिस्टेंस था वो ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड था, मतलब कि इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हम लोग वी ए माइनस वी बी बोल सकते हैं, उसको हम लोग वी ए माइनस वी बी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो ए और बी के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक तुम्हारा आता है टर्म टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे तुम्हारा एक टर्म आता है टर्मिनल वोल्टेज। और हमको, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बैटरी का एक्सेस हमेशा हम लोग को होता है अबाउट द टर्मिनल। जब भी आप कोई भी वोल्ट मीटर ये या कुछ भी चीज आप कोई वायर करते हो कनेक्ट, तो हमेशा उसके आप टर्मिनल के अक्रॉस ही करते हो, आप इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के अक्रॉस ही करते हो, आपको इसी का है एक्सेस। ओके, तो हम करते हैं बात अब टर्मिनल वोल्टेज, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल वी से। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इक्वल टू कैपिटल वी। ओके, अब देखो टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने का तरीका, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने का तरीका, ये जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है इसको हम लिखते हैं ईएमएफ ऑफ सेल ई, ईएमएफ ऑफ सेल ई माइनस सेल से कितना करंट निकला, माइनस सेल से कितना करंट निकला इनटू स्मॉल आर।
दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। सेल के टर्मिनल का वोल्टेज ये हमेशा ये आपका आने वाला है, ये इसको तुम लोग याद ही कर लेना, ये हमेशा तुम्हारा वैलिड है कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ माइनस सेल से कितना करंट निकला इनटू स्मॉल आर। अब देखो तो सबको एक बात यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो मैंने करेंट इनटू सेल इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये टर्म क्या है? देखो ये टर्म आपका है वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। ये है आपका वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। और ये क्यों आया है? ये आया है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, उस केस में मेरे को उस बैटरी के या उस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस बैटरी का या सेल का जितना होता ईएमएफ हमको उतना ही वोल्टेज मिलता, मतलब हमको ज्यादा फायदा होता। लेकिन ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल क्या हुआ कि वहां पे सेल के अंदर कुछ ड्रॉप हो गया है, मतलब कि अब बाहर जो मेरा लाइट था, जो मेरा पंखा था, उसको जो अब वोल्टेज मिल रहा होगा वो कुछ कम मिल रहा होगा, उस सेल के ईएमएफ से कुछ हमको कम वोल्टेज मिल रहा होगा। और कितना कम मिलेगा? तो जितना उस सेल के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब कि करेंट फ्रॉम द सेल इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग वोल्टेज ड्रॉप या इसको हम लोग बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, इसको हम लोग बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, बैक ईएमएफ, जो आपका सेल के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। ओके, तो ये आपका हो गया टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, हमेशा तुम लोग इसको याद रखना। अब देखो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज भी है, ये जो आपका टर्मिनल वोल्टेज भी है, ये है लेस देन ईएमएफ, ये आपका है लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। टर्मिनल वोल्टेज भी इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। एंड हमने आपको जस्ट अभी जब हम लोग बात कर रहे थे सेल का आपका जो हुआ था, जब आया था ईएमएफ, तो मैंने कहा था कि जब सेल से कोई करंट नहीं निकलता है, उस केस में सेल का टर्मिनल वोल्टेज उसके ईएमएफ के बराबर होता है। तो वो आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो कि जब सेल से कोई करंट नहीं निकलेगा तो आई सेल हो जाएगा जीरो, तो आपका फिर वी हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ, जो मैंने आपको बताया भी था। तो वेन आई सेल इक्वल टू जीरो, जब सेल से कोई करंट नहीं निकल रहा हो, उस केस में जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हो जाएगा इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन जैसे ही करंट निकल रहा हो, जैसे ही करंट आपका निकल रहा हो, उस केस में जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से कम होता है। और कितना कम होता है? तो जितना उसके अंदर ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप। ओके, अब तुमको एक बात और दिख रहा होगा कि सर आप जो ये कहानी बोल रहे हो, तो वो आप बोल रहे हो फॉर रियल सेल, मतलब जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। अगर मान लो कि सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस ही ना हो, अगर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस ही ना हो, तब अगर सेल से कुछ करंट निकले, अगर सेल से कुछ करंट निकले तो भी उसके अंदर कोई ड्रॉप नहीं होगा। देखो कि अगर उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाए जीरो, तो फिर अगर सेल से कुछ करंट निकल रहा है तो भी उसके अंदर कोई ड्रॉप होगा ही नहीं। तो उस केस में जब सेल से आपका करंट निकल रहा होगा ना, तब भी सेल का टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ के बराबर ही होगा। लेकिन वो आपका जस्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट का। इसलिए मैंने कहा था कि जब सेल से करंट नहीं आपका निकले तभी उसका टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही आपने करंट निकाल दिया तो उस सेल में पक्का कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो उस केस में उसका टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। और यहां हम देख रहे हैं कि उसका जो टर्मिनल वोल्टेज आया है वो सेल के ईएमएफ से कम आया है। अब एक सवाल आता है कि क्या सर हमेशा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेल के ये जो आपका ईएमएफ है उससे क्या हमेशा कम होता है क्या? तो आंसर है नहीं। टर्मिनल वोल्टेज आपका हमेशा सेल के ये जो आपका सेल का है ईएमएफ उससे कम हमेशा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो अब सवाल उठता है कि कब होता है कम, कब होता है ज्यादा? मतलब ये जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो सेल के आपका जो ईएमएफ है उससे ज्यादा भी हो सकता है। और वो ज्यादा तब होता है ना जब आप सेल को चार्ज करते हैं। फिलहाल देखो क्या था, फिलहाल जो हमने केस लिया था यहाँ पे जो मेरा सेल था वो करंट सप्लाई कर रहा था, मतलब यहाँ मेरा सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो जब सेल आपका डिस्चार्ज होता है ना, उस केस में पक्का जब सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा हो या जब सेल आपका करंट सप्लाई कर रहा हो, उस केस में उसका टर्मिनल वोल्टेज पक्का उसके ईएमएफ से कम होता है। लेकिन जब सेल आपका चार्ज होता है उस केस में उसका टर्मिनल वोल्टेज उसके आपका जो सेल का है ईएमएफ उससे ज्यादा भी होता है। और वो मैं आपको आगे नोट्स में लिखवाऊंगा, फिलहाल आप इसको ध्यान रखना। ओके, तो ये हुआ कुछ कहानी अबाउट टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। ओके, और आप ध्यान से देखो कि ये जो हमने सिचुएशन लिया है, ये जो हमने सिचुएशन लिया है, इस केस में
जितना सेल का होगा टर्मिनल वोल्टेज, उतना ही ये जो आपका लोड रेसिस्टेंस था उसका वोल्टेज भी उतना ही आने वाला है, क्योंकि हमने लोड रेसिस्टेंस को भी इस टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस ही जोड़ा है। मतलब लोड रेसिस्टेंस का जितना वोल्टेज होगा वही सेल का टर्मिनल वोल्टेज भी होगा। ओके, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं सर्किट में थोड़ा सा भी चेंज करूँ, मतलब ये अगर मेरा सेल का था ईएमएफ, ये अगर सेल का है इंटरनल रेसिस्टेंस, और मैंने अगर इस बार दो लोड रेसिस्टेंस ले लिया है R1 और R2, R1 और R2, तो देखो तो इस बार ये ए और बी हो गया है सेल का आपका टर्मिनल, तो ये पॉइंट ए हुआ तो ये पॉइंट ए होगा, इसमें इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, ये पॉइंट ए होगा। ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी होगा। लेकिन अब ये जो हमको एक नया पॉइंट मिल गया, देखो यहाँ पे हमको एक नया पॉइंट मिल गया, क्योंकि इस ए और इस नए पॉइंट के बीच में एक आ गया रेसिस्टेंस, तो इसको मैंने मान लिया पॉइंट सी। अब तुम ध्यान से देखो तो ये जो मेरा R1 लोड था वो है कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, ये जो मेरा R2 लोड है वो है कनेक्टेड बिटवीन सी एंड बी। मतलब कि इस बार इसका जो वोल्टेज होगा वो कुछ आएगा V1, इस बार जो इसका वोल्टेज आएगा वो कुछ आएगा V2। अब ये ना तो V1 और ना तो V2 ये कोई भी इस सेल के टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार ये मेरा जो रेजिस्टेंस है वो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड नहीं होता है। तो ये आपका स्पेशल केस है, और ओनली दिस स्पेशल केस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द लोड, और ओनली दिस स्पेशल केस। ओके, मतलब इस केस में हम लोग लिख सकते हैं, इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस आर इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। मैंने बोला ओनली दिस केस। देखो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि तुमको कोई भी बेसिक कंसेप्ट ऐसा मिस ना कर जाए, क्योंकि ये हम लोग क्लास 10 में भी सिखाते हैं, लेकिन मैं फिर से बेसिक से एक बार बता रहा हूँ। ओनली दिस केस ये आपका वैलिड है कि वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो हमने जस्ट अभी सीखा है कि वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस इज नथिंग बट आई इंटू आर। ओके, तो आई इंटू आर इक्वल टू जो अपना कैपिटल भी था, या एक मिनट रुक जाओ, देखो हमने जो अभी सीखा है क्या कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, देखो यहां से इज ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। ओके, और ये जो आपका आई हमने यहाँ पे लिया, ये क्या, तो ये आपका होता है सेल से कितना करंट निकला है, और इस केस में सेल से जितना करंट निकला है आपका सारा का सारा करंट उस लोड आपका जो था रेजिस्टेंस उससे पास भी किया है। ओके, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अब देखो हमने ये भी सीखा है कि वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, एंड टर्मिनल वोल्टेज कैन बी आल्सो रिटन एज आई इंटू आर। मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू लोड रेसिस्टेंस, इस केस के लिए, इस केस के लिए। ओके, मतलब कि इसको हम थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिखेंगे कि V इक्वल टू ई माइनस, जहां पे आई था वहां लिखेंगे कैपिटल V बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल आर। ओके, देखो इसके बाद अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, हम चाहते हैं फाइंड करना इंटरनल रेसिस्टेंस R, इंटरनल रेसिस्टेंस R हम स्मॉल r हम चाहते हैं फाइंड करना, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से E माइनस V, और ये आपका स्मॉल r एंड इंटू V बाई आर। देखो ये आ जाएगा, या आप यहां से लिख सकते हो कि स्मॉल r इक्वल टू ई माइनस कैपिटल V बाई कैपिटल V इंटू कैपिटल R, या इसको हम लोग यहाँ से एक बात और कह सकते हैं, एक बात और हम लोग लिख सकते हैं कि E बाई V माइनस 1 इंटू आर। सो तो ये आपका हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को सेल का टर्मिनल वोल्टेज पता है, सेल का हमको ईएमएफ पता है, और हमने सेल के अक्रॉस कितना लोड रेजिस्टेंस जोड़ा है हमको वो भी पता है, तो हम लोग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला तुम लोग याद रखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। यहाँ पे ई था सेल का ईएमएफ, ये जो आपका कैपिटल V है वो आपका है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, और जो आपका कैपिटल R है वो है लोड रेसिस्टेंस, लोड या इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो ये कहानी आप लोग को, ये सबसे सिंपलेस्ट
सर्किट था, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है, ये सबसे सिंपल सर्किट। और उसके लिए मैंने आपको कुछ बातें बताई, और उस सिंपल सर्किट का खास बात क्या था कि आपको जब फाइंड करना हो इंटरनल रेजिस्टेंस तो आप ऐसे फाइंड करना, करेंट तो फाइंड करना हो तो सिंपल ई बाई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, जो सेल से करेंट निकलेगा सारा का सारा करंट आपका इसमें लोड, इस बार लोड रेसिस्टेंस में जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस। बोलो तो सबको ये कहानी याद रहेगा? बोलो जल्दी से। देखो, तो हम लोग जो अपना कहानी था वो यहां तक हम लोग कर चुके हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू जो हमने अभी जस्ट आपको बताया कैसे फाइंड करना होता है। अब देखो कुछ यहाँ पे मैंने नोट्स में 3 पॉइंट लिए हैं और तीनों पॉइंट काफी अच्छे हैं, सब लोग इसको ध्यान देना। इफ करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो सेल था वो डिस्चार्ज हो रहा था। तो इफ करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन इनसाइड द सेल करेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जो मैंने आपको बताया था इनसाइड द सेल करेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और इस केस में आपका सेल होता है डिस्चार्ज, इस केस में आपका सेल होता है डिस्चार्ज। और इस केस में जो इसका टर्मिनल वोल्टेज आता है, इस केस में जो इसका टर्मिनल वोल्टेज आता है वो आपका आता है VA माइनस VB इस टर्मिनल वोल्टेज, या इसको आप कैपिटल V से भी लिख सकते हो। और ये आपका आता है E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, आई मतलब सेल से कितना करंट निकला हो, कब, जब सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा हो या सेल जब आपका करंट सप्लाई कर रहा हो तब। नंबर 2, वेन सेल इज चार्जिंग, जब आपका सेल चार्ज हो रहा हो, जब आप बोलते हो कि बैटरी चार्ज हो रहा है, वेन सेल इज चार्जिंग उस केस में करेंट इज सप्लाइड टू द सेल, मतलब जब आपका बैटरी चार्ज होता है उस केस में इनसाइड द बैटरी करेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। देखो उस केस में जो आपका करेंट होगा वो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो हम बोलेंगे कि मेरा सेल चार्ज हो रहा है। सब लोग इसको ध्यान से इसको याद कर लेना कि जब आपका सेल डिस्चार्ज होता है, जब सेल आपका करंट सप्लाई करता है तब उसमें इनसाइड द सेल करंट होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, जब सेल चार्ज हो रहा है तो इनसाइड द सेल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस केस में जो इसका टर्मिनल वोल्टेज होता है, इस केस में जो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा आपका VA माइनस VB, वो होता है E प्लस आई इंटू स्मॉल आर। देखो मतलब जब आपका सेल चार्ज होता है उस केस में जो इसका टर्मिनल वोल्टेज होता है, जो इसका टर्मिनल वोल्टेज है वो उसके EMF से ज्यादा होता है। तो तुम लोग ये केस याद रखना कि सेल जब चार्ज हो रहा है उस केस में उसका टर्मिनल वोल्टेज उसके EMF से ज्यादा होता है, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज उसके आपका EMF से कम होता है। तो मैंने यहाँ पे शो किया है चार्जिंग ऑफ अ सेल, मतलब ये जो मेरा सेल था, देखो ये जो मेरा सेल है वो चार्ज हो रहा है, और वो चार्ज हो रहा है ये एक एक्सटर्नल सोर्स से, ये मेरा है एक्सटर्नल सोर्स जो इस सेल को चार्ज कर रहा था। ओके, सबको ये बातें समझ में आएगी? ओके, तो ये अपना हुआ सेकंड केस। अब देखो थर्ड केस। थर्ड केस हमने लिया है कि व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब ये होता है, ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि सेल से कोई भी करंट आपका विथड्रॉन नहीं हो रहा हो, सेल से आपका कोई भी करंट विथड्रॉन नहीं हो रहा है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरा सेल कोई भी करंट सप्लाई नहीं करता है, मेरा सेल कोई भी करंट सप्लाई नहीं करता है। तो देखो, तो सेल इज इन ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ कि ये मेरा जो सेल का दो एंड था बस वो ऐसे ही ओपन है, ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। और ओपन सर्किट को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है मतलब आप मान सकते हो कि इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है। हम लोग ओपन सर्किट को मान के चलते हैं कि उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है। देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मेरे पास ये एक सेल था, ओके, ये एक रेसिस्टेंस है, तो जब ऐसे ये कनेक्टेड है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर मैं इसका वायर यहां से ब्रेक कर दूं, अब मैं इसका वायर अगर यहां से ब्रेक कर दूं तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट हो जाएगा जीरो। तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपका ओपन सर्किट हो गया है। और इसमें करंट जीरो है तो आप इसको मान सकते हो कि आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है फिर भी इसका करंट जीरो है, तो इसका आप मान सकते हो कि इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट था। ओके, तो ओपन सर्किट को आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑफ सर्किट ऑफ इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देखो मैंने वही किस लिया है कि व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, इन ओपन सर्किट आप मान के चल सकते हो कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है आपका। ओके, तो जो करंट आएगा हमने सीखा है कि ईएमएफ ऑफ सेल बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो एक कैपिटल आर इनफाइनाइट तो करंट हो जाएगा जीरो। सिंपल सी कहानी है कि जब सेल से कोई भी करंट नहीं निकल रहा था,
मतलब उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट था, मेरा सेल ओपन सर्किट कंडीशन में था। एंड इन ओपन सर्किट कंडीशन इवन इफ देयर इज इंटरनल रेसिस्टेंस, तो ओपन सर्किट में कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा था, कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा था, मतलब कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ, जो कि मैं तुमको पिछले 1 घंटे से मैं तुमको बताते आ रहा हूँ कि जब सेल से कोई करंट नहीं निकलता है तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होता है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे 3 केस आया, कौन कौन सा, बोलो कौन कौन सा। एक बार जो सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज था वो सेल के आपका ईएमएफ से कम था, एक बार उसकी ईएमएफ से ज्यादा है, एक बार उसके टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज इक्वल टू द सेल का ईएमएफ। अब देखते हैं फोर्थ केस। तो हमने फोर्थ केस में लिया है कि इफ द सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, इफ सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, तो शॉर्ट सर्किट का आइडिया तुमको कैपेसिटर वाले चैप्टर से थोड़ा सा होगा कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि हम लोग दो पॉइंट को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। तो जैसे मान लो कि ये मेरा अगर बैटरी था, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस था और ये इसका टर्मिनल ए और टर्मिनल बी था जहां मेरे को एक्सेस है, तो मैंने इन दोनों टर्मिनल को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने इनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, अब जो अब देखो क्या हुआ कि ये जो मेरा जो टर्मिनल ए है वो जितना पोटेंशियल पे होगा, ये जो आपका टर्मिनल बी है वो भी उतना ही पोटेंशियल पे होगा। मतलब आप सिंपल बोल सकते हो कि इस केस में टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज इक्वल टू 0। तो व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इज 0। आप इसको या तो ऐसे भी समझ सकते हो, या आप चाहो कि नहीं हम फॉर्मूला से ही करेंगे तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो कि अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो हम यहाँ मानेंगे कि लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। तो उस केस में जो आपका सेल से करंट आएगा निकलेगा वो होगा सेल का ईएमएफ बाई आपका ये हो गया 0 लोड रेजिस्टेंस, तो 0 प्लस इंटरनल, तो आपका जो करंट होगा वो होगा ई बाई स्मॉल आर। हमने सीखा था सेल का टर्मिनल वोल्टेज बराबर ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। देखना जब आप यहाँ पे आई का वैल्यू ई बाई स्मॉल आर पुट करोगे तो आपका देखना कि यहाँ वोल्टेज 0 ही आ जाएगा। तो आप इससे भी इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये यहाँ से नहीं आएगा यहाँ से भी आएगा। लेकिन आप इसको और इजिली भी समझ सकते थे कि अगर मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है तो इस कंडक्टिंग वायर का कोई रेसिस्टेंस नहीं था तो कोई वोल्टेज चेंज नहीं होगा, तो ए और बी का वोल्टेज सेम हो गया तो डिफरेंस हो जाएगा 0। तो 4 केस तुम लोग ये याद रखना कि कब था 0 सेल का वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज, कब था ज्यादा देन ईएमएफ, कम देन ईएमएफ, इक्वल टू ईएमएफ। बोलो सब लोग बोलो, ये कहानी ठीक है यहाँ तक? ओके ओके ओके, चलो अब हम लोग करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो इस बेसिक सर्किट पे ही लेंगे। मैंने अपना पूरा 1 घंटा इस पे लगभग वेस्ट कर दिया हम बोले तो, लेकिन मैंने उसको वेस्ट इसलिए किया है कि तुम लोग को कोई भी कंसेप्ट ऐसा चल के आगे डाउट ना हो जाए, नहीं तो ये मैं 10 मिनट में भी खत्म कर सकता था। तो मैं टाइम वेस्ट किया तो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से भाई तुम लोग भी अपना कुछ परसेंटेज देना एफर्ट। अब इसके हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। एक मेरा सवाल है तुम लोग के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। सबने अपना फोन तो सब लोग करते ही वो यूज, या सबने पावर बैंक भी खरीदा होगा। तो जब भी तुम लोग पावर बैंक खरीदते हो तो तुम लोग चेक करते हो कि इसका कितना है एम बोलते हो कि इसका 10,000 है एम, या जो मेरा फोन का बैटरी है उसका है 4,000 mAh। उसका मतलब क्या होता है बताओ तुम लोग, कि वो जो आप बोलते हो कि इस बैटरी का इतना mAh है 4,000, वो जो मेरा पावर बैंक है उसका 10,000 mAh है, उसका मतलब क्या है? तुमने कभी आज तक सोचा है कि हम लोग जो पावर बैंक खरीदते हैं mAh का मतलब क्या होता है? बोलो, देखो सुनो देखो, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ बैटरी। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बैटरी है और उसका कैपेसिटी है 4,000 mAh, 4,000 mAh, इसका मतलब होता है मिली एम्पियर आवर। और ये आपको शो करता है एक्चुअल में चार्ज, ये जो मिली एम्पियर जो होता है ना, और ये आपको एक्चुअल में शो करता है चार्ज। तो ये चार्ज होता है टोटल चार्ज, और ये शो करता है कैपेसिटी ऑफ बैटरी। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे बैटरी ने 4,000 मिली एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है सर्किट को, तो वो 1 घंटे तक करंट सप्लाई कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ। अगर वो 2,000
मिली एम्पियर का करंट सप्लाई करेगा तो फिर वो 2 घंटे तक करंट सप्लाई कर सकता है। अगर वो 1000 मिली एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है तो वो 4 घंटे तक वो काम कर सकता है। और ये तुम्हारा होता है मिली एम्पियर आवर का मतलब। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ चार्ज। और इसी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ना हम लोग सीरीज या सॉरी हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं बैटरी। एक्चुअल में चलो मैं तुम्हारा 10 मिनट लेता हूँ, लेकिन इस 10 मिनट में तुमको एक काफी अच्छा बात तुमको समझ में आएगा। तो क्या मैं, हाँ हाँ मतलब कि, हाँ 4000 मिली एम्पियर आर का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा बैटरी सर्किट में 4000 मिली एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा था तो वो 1 घंटे तक वो करंट सप्लाई करता रहेगा, 1 घंटा बाद वो हो जाएगा डिस्चार्ज। इसका मतलब ये हुआ। तो तो अगर 4000 मिली एम्पियर 1 घंटे तक, तो 2000 मिली एम्पियर 2 घंटे तक, 1000 मिली एम्पियर 4 घंटे तक। ये होता है उसका मतलब कैपेसिटी का। समझा? तो देखो ये भाई देख, ये जो हम हम इसीलिए सोचते हैं कि बच्चे को ज्यादा किताबी ज्ञान ना हो एक्चुअल में। देख भाई सुन, इसका मतलब क्या हुआ। तू अपना जाना, और जो तेरे घर में होगा फोन का वो चार्जर, ठीक है ना, उठाना वो, और उठा के देखना। मेरे ख्याल से जो जो चार्जर का होगा रेटिंग आउटपुट का, वो होगा 5 वोल्ट 2 एम्पियर मेनली। हमको जहां तक लगता है, तुम्हारा चेंज भी कर सकता है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो चार्जर है वो हमेशा 2 एम्पियर ही सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है। आपने कितना लोड अप्लाई किया है उसके हिसाब से उसका करंट चेंज करता है। इसका मतलब ये कि अगर मेरा बैटरी का कैपेसिटी 4000 मिली एम्पियर आर का था, तो हम जैसे जैसे लोड चेंज करेंगे मेरा जो बैटरी सप्लाई कर रहा है करंट वो चेंज करता जाएगा आपका। तो हमने बोला कि अगर कहीं 4000 मिली एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा था तब वो करेगा 1 घंटे तक। तो अगर कम करंट कर रहा होगा सप्लाई तो फिर वो ज्यादा देर तक करेगा। तो वो जो आपके चार्जर में होता है ना 5 वोल्ट 2 एम्पियर, एक्चुअल में वो होता है मैक्सिमम करंट, कि वो आपका चार्जर मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर का भेज सकता है। अब मान लो कि जो मेरा फोन है वो अगर 1 एम्पियर ही अगर खींच रहा है तो वहां से मेरा 1 एम्पियर ही आएगा। इसीलिए ये ऐसा पॉसिबल होता है कि आप किसी एक फोन के चार्जर से आप किसी दूसरे फोन को चार्ज कर लेते हो। नहीं तो मान लो कि ये जो मेरा फोन है ये होता है चार्ज 2 एम्पियर पे, और मेरे पास एक छोटा फोन है और वो होता है चार्ज 1 एम्पियर पे। तो अगर हम उस छोटे वाले फोन को अपने फोन के चार्जर से जोड़ दें तो फिर वो मेरा छोटा वाला फोन ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो 1 एम्पियर करंट पे चार्ज होने वाला फोन 2 एम्पियर के चार्जर से चार्ज हो जाता है, क्योंकि उस चार्जर के पास इतना टैलेंट है कि जितना करंट हमको चाहिए उतना ही वो भेज सकता है, लेकिन 2 एम्पियर से ज्यादा नहीं भेज सकता है। वो मैक्सिमम 2 एम्पियर ही भेजेगा। समझे? इंडियन जो स्टडी का जो भी अपना ये चीज है ये बहुत ही गंदा है। यहाँ पे खाली ये टफ टफ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कॉपी वाला, मार एकदम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व जिसमें 5 गो रेसिस्टेंस है, 10 गो है, 20 गो है, लेकिन उसका बेसिक यूज क्या है हम लोग वही नहीं समझते कि कैसे सब काम करता है। अब सुनो एक और मस्त बात, जो तुम खरीदते हो ना ये पावर बैंक, एक्चुअल में देखना ये सबके साथ हुआ होगा कि हम खरीदते, मान लें हमने खरीदा पावर बैंक ऑफ 10,000 मिली एम्पियर आवर, और हमने कहा कि भाई ये जो मेरा फोनवा है उस फोन का जो है बैटरी वो है 2500 मिली एम्पियर आर का, तो मेरे हिसाब से वो मेरा फोन 4 बार चार्ज होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है 4 बार। और फिर तुम कहते हो कि ये जो मेरा पावर बैंक है वो खराब है। वो खराब नहीं है, एक्चुअल वो जो हमको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसके लिए आपको चाहिए थोड़ा टेक्निकल नॉलेज समझने के लिए। एक्चुअल में वो जो 10,000 मिली एम्पियर है वो आपका है कैपेसिटी ऑफ बैटरी, लेकिन बैटरी जो आपका काम कर रहा है तो जो आपका आपका जो पावर बैंक है वहाँ पे कुछ इंटरनल सर्किट भी होते हैं, तो कुछ वहाँ भी आपका लॉस होता है एनर्जी। फिर जो आपका उसमें जो लाइट होता है जो आपका शो करता है 70% बैटरी है, 75% बैटरी है, तो वहाँ भी कुछ आपका कंज्यूम होता है एनर्जी। तो वहाँ पे कुछ आपका एनर्जी चला जाता है, तो एक्चुअल में जो आपको मिलता है वो 10,000 नहीं मिलता है, वो उससे काफ़ी कम मिलता है। इसीलिए आपका फ़ोन आपको होना चाहिए था चार्ज 4 बार जो आप सोचते हो, लेकिन होता आपका है 2.5 बार 3 बार ही चार्ज हो पाता है, वो 4 बार नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि जो आपका पावर बैंक है ना
सुनो और बात, ये जो अपना पावर बैंक है उसका होता है, जो तुम कभी चेक करना कि वहां पे लिखा होगा कि इट गिव्स आउटपुट एट 5 वोल्ट, लेकिन एक्चुअल में जो तुम्हारा पावर बैंक के जो बैटरी होता है ना, वो देता है वोल्टेज ओनली 3.7 वोल्ट पे। तो जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो होता है 3.7 वोल्ट पे, लेकिन तुमको मिलता है बाहर 5 वोल्ट में। मतलब कि उस पावर बैंक के अंदर एक और ऐसा होता है डिवाइस जो तुम्हारा 3.7 वोल्ट को 5 वोल्ट में चेंज करता है। तो तुम्हारा वहां भी कुछ तुम्हारा ऐसा घटता, तुम्हारा एक घटता है ये 1 मिली एम्पियर आवर। तो एक्चुअल में 10,000 मिली एम्पियर आवर का तुम्हारा अगर पावर बैंक है तो तुमको जो मिलता है एक्चुअल में, वो तुमको मिलता है नियरली 6,000 mAh टू 6,200 mAh तुमको मिलता है, बस उतना ही है। तो बस नाम का है 10,000 mAh, और फिर हम लोग बोलते हैं कि ये कंपनी मेरे को ठग लिया है। वो ठगा नहीं है, वो जो बोला है उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कि आपको ऐसा कंसिडर करके चलना पड़ता है। हमने तुमको कहानी अभी सिखाया है, उसी पे एक तुमको क्वेश्चन यहाँ पे सामने दिख रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई वो नहीं है। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से सॉल्व करो। ये देखो ये क्वेश्चन, जल्दी से। क्वेश्चन है कि द टोटल चार्ज दैट एन ऑटोमोबाइल बैटरी कैन सप्लाई विदाउट बीइंग रिचार्ज इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एम्पियर आवर। देखो तो यहाँ पे तुमको दिया है एम्पियर आवर में, क्योंकि वहां पे जो आपका कार का जो होता है बैटरी उसका ज्यादा होता है कैपेसिटी, तो आपको दिया है एम्पियर आवर में। और टिपिकल 12 वोल्ट बैटरी हैज अ रेटिंग ऑफ 60 एम्पियर आवर। मतलब जो मेरा बैटरी का रेटिंग है 60 एम्पियर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 एम्पियर का करंट सप्लाई करेगा तो वो 1 घंटे तक सप्लाई कर सकता है। और उसी को वो और समझा के बोला है कि 30 एम्पियर फॉर 2 आवर एंड सो ऑन। ठीक है। Suppose that you forget to turn the headlights off in your parked automobile, full stop. If each of the two headlights draw 3 ampere, how long will it be before your battery is dead? तो सुनो, जो तुम्हारा बैटरी का कैपेसिटी है वो है 60 एम्पियर आवर। ओके। और बोला है कि आपने जो आपका कार था उसको आपने पार्किंग में रख दिया है और उसका हेडलाइट ऑफ करना भूल गए हो, तो क्या होगा कि हेडलाइट ऑन रहेगा तो बैटरी जो मेरा है वो करंट सप्लाई करता रहेगा। और बोला है कि ईच हेडलाइट को चाहिए 3 एम्पियर, तो दो होते हैं लैंप होते हैं ना, दो होते हैं लैंप। तो टोटल करंट जो आपका हो रहा है विदड्रॉ, टोटल करंट जो बैटरी आपका सप्लाई कर रहा है वो कितना है, देखो वो है 6 एम्पियर, वो है आपका 6 एम्पियर। अब हमको पता है कि अगर 60 एम्पियर का करता तो 1 घंटे तक करता, और सिमिलरली आप वैसे ही उसको डिवाइड डिवाइड, हाँ 10 आवर होगा, 10 आवर। तो अगर 60 एम्पियर का करता सप्लाई तो करता वो 1 आवर के लिए। तो यहाँ पे कर रहा है 6 एम्पियर, तो हम लोग लिखेंगे टाइम बराबर सिंपल 60 एम्पियर इंटू आर बाई 6 एम्पियर, तो एक करके तुम्हारा आ जाएगा 10 आवर। तो कि वो जो तुम्हारा हेडलाइट था वो 10 घंटे तक ऑन रहेगा, उसके बाद मतलब कि तुम्हारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस हैं, मैं देखता हूँ कितना मैं सॉल्व अभी कर पाऊंगा। और इस क्वेश्चन में जाने से पहले तुम लोग थोड़ा सा और कुछ नॉलेज जान लो। वो नॉलेज तुम्हारा है एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में तुमको बेसिक आइडिया होगा इनका काम क्या होता है। तो ये जो जो अपना एमीटर है वो करता है मेजर करेंट, और हमको जिस ब्रांच में भी करेंट करना होता है मेजर, या आप ऐसे बोलो कि हमको जिस रेसिस्टेंस में करना होता है करंट मेजर, हमको हम लोग एमीटर को उसके साथ जोड़ते हैं सीरीज में। मतलब कि अगर मान लो कि हमको इस ये जो अपना आर था रेसिस्टेंस उसमें करंट करना है मेजर, तो इस एमीटर को हम लोग जोड़ेंगे सीरीज में इसके साथ, ये करंट नापता है। एक आपका सेकेंड होता है डिवाइस वोल्ट मीटर। जैसे मान लो कि ये मेरा है रेसिस्टेंस, इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज नापना है, तो वोल्ट मीटर को हम जोड़ते हैं इसके पैरेलली। और क्यों जोड़ते हैं वो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हमको अगर वोल्टेज नापना है तो मतलब कि हमको वोल्टेज चाहिए इस 2 पॉइंट के अबाउट, तो हम लोग इससे वोल्ट मीटर को इसी 2 पॉइंट के अबाउट करेंगे कनेक्ट। लेकिन जब हमको करंट करना है मेजर, तो इस पार्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट है, तो जितना करंट आपका होगा उस रेसिस्टेंस में उतना ही आपका करंट होगा उस एमीटर में। तो हम लोग इसलिए एमीटर को जोड़ते हैं आपका सीरीज में। अब एक बात और तुम लोग ध्यान से देखना, बात आता है यहाँ पे आइडियल एमीटर का।
तो आइडियल एमीटर का होता है जीरो रेसिस्टेंस। कितना होता है उसका? जीरो होता है उसका रेसिस्टेंस, आइडियल एमीटर। मतलब कि अगर मेरा एमीटर बहुत अच्छा है तो उसका जो अपना रेसिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। ऐसे एक्चुअल में कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है, लेकिन हम लोग एमीटर ऐसे बनाते हैं कि उसका आर बहुत कम हो, बहुत छोटा हो। जो आपका आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका होता है रेसिस्टेंस इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का आर होता है इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा हाई। और जो आपका आइडियल एमीटर है उसका आर होता है जीरो, मतलब बहुत ज्यादा कम। तो ये तुम लोग बात इसको याद रखना। अगर आपका वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है तो फिर वो सही रीडिंग नहीं देता है। और एक क्वेश्चन मेरा इसमें ऐसा है भी जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको सही नहीं मिल रहा है रीडिंग। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि फॉर ड्राइविंग अ करेंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 5 मिनट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 1350 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन। मतलब कि हमको वर्क डन दिया हुआ है 1350 जूल। ओके, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इन द सर्किट। आपसे पूछा है ईएमएफ ऑफ द सोर्स। तो हमको पता है कि क्या होता है कि सोर्स का ईएमएफ इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, कि टोटल कितना चार्ज हम लोग घुमाए थे। तो वर्क डन हमको दिया है 1350 जूल। अब चार्ज के लिए देखो तो हमको करंट दिया है और हमको टाइम दिया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट इक्वल चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। कितना करंट था? 3 एम्पियर। 5 मिनट के लिए मतलब कि आपका हो जाएगा 300 सेकेंड। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 900 कूलम चार्ज। 900 कूलम। तो आप यहाँ पे कर दो पुट 900 कूलम। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा वो इसका आंसर आएगा। और हमको दिख रहा है कि इसका आंसर आया है 1.5, तो 1.5 वोल्ट आ जाएगा। इसका आंसर आने वाला है 1.5 वोल्ट सेल का ईएमएफ। ठीक है, बोलो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई। सेकेंड क्वेश्चन तो एकदम हम क्या कहें, बस एकदम ये क्वेश्चन मान लो कि हम का हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एकदम ये जीरो लेवल से भी कम का है। जल्दी से सब लोग सॉल्व करो इसको। तुमको इसमें फाइंड करना है, फाइंड कैपिटल आर मतलब कि लोड रेसिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। तुमको सेल से कितना करंट निकला है वो दिया हुआ है। जल्दी से, जल्दी एकदम आंधियों आंधियों की तरह जल्दी। हमको यहाँ पे फाइंड करना है कैपिटल आर और टर्मिनल वोल्टेज। हमको दिया है सेल से करंट निकला है 0.5 एम्पियर का, और सेल का हमको दिया है। ओके, देखते हैं कितना है। यहाँ पे हमको ई दिया है 10 वोल्ट, करंट दिया है 0.5 एम्पियर। इंटरनल जो है रेजिस्टेंस वो दिया है 3 ओम। यूज आई बराबर ईएमएफ बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई हमको हो जाएगा कितना रे? 0.5। तो 0.5 इक्वल टू 10 डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस 3। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा आर प्लस 3 इक्वल टू 17 आ रहा है, 17 आएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू 17 ओम। ओके, लोड वो जो आपका था रेसिस्टेंस उसका वैल्यू आने वाला है 17 ओम। या देखो तुम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जो वोल्टेज है बैटरी का वो है 10 वोल्ट और करंट है 0.5 एम्पियर, मतलब कि पक्का जो आर होगा वो वोल्टेज का डबल ही आने वाला है। तो 20 आने वाला था, 3 पहले से था तो और 17 हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड हमसे पूछा है टर्मिनल वोल्टेज। तो भी इक्वल टू देखो ये सेल का ईएमएफ माइनस सेल से कितना कर निकला आई इंटू स्मॉल आर, ये हमेशा वैलिड है। यहाँ पे तुम आई इंटू कैपिटल आर से भी फाइंड कर सकते हो, दोनों से तुम्हारा आंसर सेम आएगा। चलो मैं पहले से ही करता हूँ। तो सेल का था ईएमएफ 10 वोल्ट, तो 10 माइनस करेंट आपका निकला है 0.5 इंटू स्मॉल आर 3 ओम। तो हो जाएगा 10 माइनस 1.5, तो आपका हो जाएगा 8.5 वोल्ट। जो सेल का आ रहा है टर्मिनल वोल्टेज वो आ रहा है 8.5 वोल्ट। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। करेंट 0.5 इंटू कैपिटल आर तो आपका है 17 ओम। तो देखो यहाँ से भी आपका 8.5 वोल्ट ही आएगा। तो आप बेसिकली ये वाला याद रखना, ये हमेशा राइट होता है ये टर्म आपका। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी इसको कॉपी कर लो। अब मान लो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता कि हमने इस
सेल के इस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस एक आइडियल वोल्ट मीटर जोड़ दिया, तो ये वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा? तो 8.5 वोल्ट, क्योंकि वो करता है रीड उसका वोल्टेज। बोलेगा कि यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया है एमीटर, तो वो कितना रीड करेगा? तो 0.5 एम्पियर, क्योंकि उसमें करंट था 0.5 एम्पियर। तो आप ऐसे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारा एकदम बेसिक था, ये क्लास 10 वाला क्वेश्चन था, मैंने बस दिया तुमको प्रैक्टिस के लिए, ताकि एक बार फिर से तुम लोग रिफ्रेश हो जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वोल्ट मीटर ऑफ रेसिस्टेंस 998 ओम। देखिए तो इस वोल्ट मीटर का हमको आर का वैल्यू कितना दिया है? 998 ओम, मतलब कि ये मेरा आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है। अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर होता तो इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता, बहुत ज्यादा हाई होता, लेकिन ये इसका 998 ओम है, तो ये इनफाइनाइट नहीं है। तो हमने यहाँ लिखा रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। और आपको दिया है कि कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम। तो एक बार लिखते हैं जरा यहाँ पे, ये रहा मेरा सेल, इसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है 2 ओम, और इसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ये इसके अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर ऐसे जोड़ दिया, और वोल्ट मीटर के मेरा आर दिया हुआ है 998 ओम। अब ध्यान से देखो, अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल होता तो इसका आर होता इनफाइनाइट, फिर इस सेल से कोई करंट ही नहीं निकलता। तो अगर इस सेल से कोई करंट नहीं निकलता, तो फिर जो ये वोल्ट मीटर रीड करता, एक्चुअल में जो वोल्ट मीटर रीड करेगा, तो करेगा रीड इस ए और बी के अक्रॉस का वोल्टेज। तो अगर ये आइडियल होता तो इसका आर होता इनफाइनाइट, तो मेरा सेल करता बिहेव एज ओपन सर्किट, फिर सेल से कोई करंट नहीं निकलता, तो इसका जो वोल्टेज होता अक्रॉस द ए बी, वो उसके सेल के ईएमएफ के बराबर आता। लेकिन यहाँ पे मेरा जो वोल्ट मीटर है वो आइडियल नहीं है, तो सेल से कुछ करंट निकल जाएगा, इस बार सेल से कुछ करंट निकल जाएगा। तो इसलिए जो इसके ए और बी के अक्रॉस का वोल्टेज जो आएगा वो आएगा इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, और वो उसके ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, वो कुछ उससे कम होगा। तो वही आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, और उस रीडिंग में कितना परसेंट का एरर है। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो इसको मैं लिखता हूं कैपिटल वी से, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कैपिटल वी। वो कितना हो जाएगा बोलो? ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, यही ना? तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, या सिंपल आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर भी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस जो आपका 998 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर, सिंपल सी कहानी है। तो आपका हो जाएगा आई इंटू आर। अब तुमको फाइंड करना होगा आई, तो हमको फाइंड करना होगा आई, तो आई के लिए हमने यूज किया ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो मतलब 2 डिवाइडेड बाई, देखो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 998, 2 लिखो पहले, 2 प्लस 998, तब यहाँ से आपका आ जाएगा 2/1000 एम्पियर, या आप इसको 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हो, आप इसको 2 मिली एम्पियर भी लिख सकते हो। तो ये हुआ करेंट, कि सेल से इतना करेंट निकला होगा। अब आप फाइंड कर लो कि जो वोल्ट मीटर जो रीड करेगा उसका टर्मिनल वोल्टेज वो कितना होगा? आई इंटू कैपिटल आर, या आप इससे भी फाइंड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो आई आपका आ गया है 2 इंटू 10⁻³ इंटू कैपिटल आर आपका 998। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.996 वोल्ट आता है, 1.9996 वोल्ट। मतलब ये मेरा वोल्ट मीटर इतना रीड करेगा। तो हमने इस वोल्ट मीटर का यूज किया टू रीड द सेल का ईएमएफ, जो कि एक्चुअल में 2 वोल्ट था, लेकिन इसने कितना रीड लिया है? इसने किया है रीड 1.996। क्यों? क्योंकि जब ये रीडिंग ले रहा था तो सेल से कुछ करंट निकल गया था। अगर ये आइडियल होता तो सेल से कोई करंट नहीं निकलता, तब इसका सही आता रीडिंग। तो इसीलिए हमको वोल्ट मीटर को हाई रेसिस्टेंस का बनाना चाहिए। ओके चलिए, अब तो ये तो आया कि एक्चुअल में इतना ये देगा रीडिंग। अब हमको फाइंड करना था एरर, परसेंटेज एरर, कि इस वोल्ट मीटर के रीडिंग में कितना परसेंटेज एरर है। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि कितना से चेंज हुआ है उसका रीडिंग। तो एक्चुअल में 2 वोल्ट आना चाहिए था, आया है 1.996, तो मतलब इसमें जो एरर है, जो चेंज है, वो हो जाएगा 2 माइनस 1.996, और जो आना चाहिए था वो था बाई 2, तो हमने कर दिया बाई 2 एंड इंटू 100।
तो यहाँ से आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर, तो आ जाएगा 0.004/2 × 100, या आप इसको देख सकते हो 0.002 × 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2%। दिस इज द परसेंट एरर, कि वो जो मेरा वोल्ट मीटर था उसके रीडिंग में इतना परसेंट का एरर आया है। बोलो ये ठीक है कहानी। क्वेश्चन है कि इफ द गैल्वेनोमीटर, देखो यहाँ पे एक नया टर्म आया है गैल्वेनोमीटर, एक्चुअल में ये भी करंट ही मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर आल्सो मेजर करंट, लेकिन ये करता है स्मॉल रेंज का करंट करता है मेजर। स्मॉल रेंज का करंट करने के लिए मेजर हम करते हैं यूज गैल्वेनोमीटर का। तो इफ द गैल्वेनोमीटर इन द गिवन सर्किट रीड्स जीरो, देखो यहाँ पे है आपका ये जो किया हमने जी से, ये आपका है गैल्वेनोमीटर और ये कर रहा है रीड जीरो। इसका मतलब क्या कि इस सेल से कोई करंट नहीं निकला होगा, ये जो आपको जो सेल दिख रहा है 2 वोल्ट का, उससे कोई करंट नहीं निकला होगा। तो इफ द गैल्वेनोमीटर इन गिवन सर्किट रीड्स जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टर आर। आपको देखो ये इसका आर वैल्यू फाइंड करना है। द 12 वोल्ट सोर्स इज रेसिस्टेंस फ्री, ये जो 12 वोल्ट का सोर्स है इसका कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। मतलब कुल मिला के जो मेरा सर्किट कुछ ऐसा है, देखो मैं एक बार इसको मिटाता हूँ। हाँ, जो मेरा सर्किट है उसमें एक 12 वोल्ट का सोर्स है यहाँ पे, उससे हमने 10 किलो ओम का एक ऐड किया है रेसिस्टेंस, उसके साथ एक और हमने लोड ऐड किया है और इसका रेसिस्टेंस आर है जो कि मेरे को नहीं पता है, हमको यही आर फाइंड करना है। और इसके पैरेलली हमने एक सेल किया है कनेक्ट, इस सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है और साथ साथ मेरे को बोला है कि इस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल से कोई करंट नहीं निकल रहा था। तो अगर सेल से कोई करंट नहीं निकल रहा है तो इसके एंड का जो वोल्टेज होगा, इसके एंड का जो वोल्टेज आएगा वो आपका 2 वोल्ट ही आएगा। और इसके एंड से ही देखो तो मेरा ये जो लोड रेसिस्टेंस है वो कनेक्टेड है। मतलब आप सिंपल बोल सकते हो यहाँ से कि वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस इज 2 वोल्ट। ये हमको क्वेश्चन में पता है। अब मान लो कि इस सर्किट में अगर करंट आई होता, अगर इस सर्किट में कोई करंट, अगर मान लो कि इस सेल से ये जो आपका सोर्स है, ये बोलो इस सोर्स से अगर सोर्स से आई करंट निकला होता तो ये आई करंट यहाँ आता, वही आई करंट यहाँ आता और वही करंट यहाँ भी आता आई। अब यहाँ से दो रास्ता था लेकिन हमको पता है कि इसमें कोई करंट नहीं है, मतलब सारा का सारा करंट आपका इस लोड में आ गया, तो यहाँ भी करंट आई ही होगा। और इस आई के लिए आप करना यूज किया इस सेल का ईएमएफ बाई ये 10 किलो ओम एंड प्लस दिस ये लोड रेसिस्टेंस आर। तो यहां से आपको मिल जाएगा करंट और इसमें आप फिर से आर से करना मल्टीप्लाई तो आपको मिल जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है ना, मतलब दिस इक्वल टू ई इंटू आर बाई 10 के प्लस आर इक्वल टू 2 वोल्ट। तो वहां से सिर्फ एक अननोन है आपके पास कैपिटल आर, तो वहां से आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा। मैंने आंसर भी लिख दिया है 2 किलो। सॉल्व करना, कोई दिक्कत हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।